अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़। प्रोग्राम है दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हमें प्रोग्राम में सबसे पहले बात करनी है जी अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान जिसके बारे में आप जानते हैं कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद बहुत सारे ममालिक की जानिब से, ख़ास तौर पर अमेरिका की जानिब से बहुत सारे ख़दशात का इजहार किया गया था और फिर कुछ शराइत भी रखी गई थी। कहा नहीं गया था ये कि अगर आप इन पर अमल दरामद कर लेते हैं तो हम आपको तस्लीम कर लेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तालिबान हुकूमत को भी ये लग रहा था, बहुत सारे दीगर ममालिक को भी लग रहा था, तज्ज़ियाकारों को भी लग रहा था कि अगर अमेरिका के मुतालिबात मान लिए जाते हैं तो फिर शायद तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाएगा, फिर उसमें कोई आर या कोई ऐसी चीज़ रह नहीं जाएगी कि उनको तस्लीम न किया जाए। इन तमाम चीज़ों के अंदर अक़लियतों के हुकूक, वहाँ पर मौजूद ख़वातीन के हुकूक और ख़ास तौर पर ख़वातीन के हुकूक की जब हम बात करते हैं तो ख़वातीन की जो तालीम का हक़ है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था, उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया था। अच्छा, आज हमने देखा है कि अफ़गानिस्तान की जो बहुत बड़ी एक तादाद है ख़वातीन की, वो सड़कों पर निकल आई है। सड़कों पर क्यों निकल आई है? इसलिए निकल आई है कि यहाँ पर अभी भी जो तालीमी इदारे हैं तालिबात के, लड़कियों के, उनको पहले ओपन किया गया, उनसे कहा गया कि वो आ जाएं, लेकिन फिर जब ये बच्चियां वहाँ पर पहुँची तालीम के हुसूल के लिए तो चंद घंटों के बाद ही, हमने भी आपको अपडेट किया था उस सूरत हाल से, कि चंद घंटों के बाद ही ये जामियात जो हैं, ये जो स्कूल्स हैं, सारी जगहें थी, तालीमी इदारे थे, इनको बंद कर दिया गया। तो इन बच्चियों से कहा गया था कि आप वापस चली जाएँ जब तक कि हम कोई हतमी फ़ैसला नहीं कर लेते हैं। यानी हतमी फ़ैसला अभी तक तालिबान हुकूमत जो है वो नहीं कर पाई है, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है और इसी डिले की वजह से अब ये जो ख़वातीन हैं ये बाहर निकल आई हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर, क्यों इस तरह से इन ख़वातीन को एहतजाज करना पड़ रहा है, इस सारी चीज़ पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखा देते हैं। यूरोपीय मुल्कों का अफगानिस्तान के साथ दोहरा मयार खुलकर सामने आ गया। रूस यूक्रेन जंग के बाद हंगरी ने यूक्रेन से नकल मकानी करने वाले हजारों पनाहगुज़ीनों के लिए अपनी सरहदें खोल दी, जबकि अफगान पनाहगुज़ीनों को उन्हें सर्बिया के मैदान में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। अफगान तालिब इल्मों के साथ हंगरी की जानिब से अमेरिका और उसके इत्तहादियों के इनखला के बाद नारवा सलूक किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हंगरी में 3 साल तक तालीम हासिल करने वाले अफगान तालिब इल्म हसीब कारी ने अमरीकी इनखला के बाद हंगरी में पनाह के लिए दरखास्त दी, तो हंगरी हुकाम ने पनाह देने के बजाय तालिब इल्म को सर्बिया की तरफ भेज दिया और हजारों पनाहगुज़ीनों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। समाजी कारकुनों ने मशरिकी वुस्ता और अफ्रीका से आने वाले मुहाजिरीन और तारिकीन वतन के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की तंबीह की है, जिन्होंने बरसों से हंगरी और दीगर यूरोपीय ममालिक की सरहदों पर खतरात का सामना किया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में 23 मार्च को लड़कियों के स्कूल खोलने के फौरी बाद दोबारा बंद कर दिए गए, जिसके खिलाफ दर्जनों तालिबात ने मुजाहरा किया। एहतजाज करने वाली बाज तालिबात ने स्कूल की किताबें भी उठा रखी थी। तालिबात ने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिसमें लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल को खोलने के मुतालबात और तालीम हमारा बुनियादी हक है, सियासी मंसूबा बंदी नहीं है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा ने लड़कियों के सेकेंडरी स्कूलों को खोलने का हुक्म वापस लेने को मायूस कुन करार देते हुए दोहा में होने वाले मुज़ाकरात मनसूख कर दिए हैं। दोहा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन में तालिबान के आला हुकाम के साथ अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदों की मुलाकात तय थी, जिसमें जंग ज़दा मुल्क के अवाम को दवाएं, खाने पीने की अशिया और माली इमदाद की फराहमी की रोड मैप पर भी बातचीत करना थी। बिल्कुल जी, मामलात बहुत सारे थे जो इस एक अहम मामले से, ख़वातीन की, बच्चियों की तालीम से जुड़े थे, लेकिन वो सब के सब जो हैं अब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते दिखाई देते हैं। जैसे कि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने लड़कियों के जो सेकेंडरी स्कूल को खोलने के चंद ही घंटों के बाद बंद करने का फ़ैसला है, इसके बाद ये ऐलान किया है कि दोहा में जो हमारे तालिबान के साथ मुज़ाकरात होना थे ना जी अमेरिका के, वो कैंसिल कर दिए गए हैं और उनको मनसूख कर दिया गया है। अभी देखें कि अभी ये तो एक मुश्किल है जो तालिबान के लिए खड़ी हुई है, आगे क्या मुश्किलात खड़ी हो सकते हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर ख़वातीन का एहतजाज भी, जैसे कि हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, शुरू हो चुका है। बात कर लेते हैं जिस पे डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खुर्रम साहब, अभी तो दोहा में होने वाले मुज़ाकरात जो हैं वो मनसूख किए गए हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर तालिबात को अफ़गानिस्तान के अंदर तालीम के हुसूल में इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा तो फिर तालिबान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं सर? तालिबान के लिए ये मुश्किलात ना सिर्फ अभी बढ़ेंगी बल्कि मुस्तकबिल में उनकी जो ख्वाहिश
है कि दुनिया उनको तस्लीम करे, उनकी हुकूमत को एक लेजिटिमेट हुकूमत तस्लीम करे। वो हुकूमत तस्लीम करना और इस ख्वाहिश का इजहार जो वो काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं, ये ख्वाहिश मुझे पूरी होती हुई इसीलिए नज़र नहीं आ रही कि वहाँ पे जो इस तरह के जो वहाँ पे उनके जितने भी इकदामात हैं, जैसे कि अभी लड़कियों का आपने जिक्र किया, उनकी तालीम को अभी फिर से उन्होंने स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए हैं और बैन कर दिए। तो इससे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में अपनी रिकॉग्निशन की ख्वाहिश को खुद ही पूरा होता हुआ नहीं देख रहे। ठीक है, लेकिन कुछ वजूहात अगर पता चल पाई हों खुर्रम अब्बास साहब कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए ठीक है, अगर आपको स्कूल्स नहीं खोलने थे तो आप पहले अनाउंस कर सकते थे कि ठीक है जी, हमने मार्च की इस तारीख का वादा किया था, लेकिन उस पर अभी अमल दरामद में कुछ दिक्कतें हैं तो बच्चियां जो हैं वो घरों पर ही रहें। इस तरह आपको नहीं लगता कि ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ जब बच्चियां घरों से आ गई तालीम के उसूल के लिए और फिर चंद घंटों के बाद अनाउंस किया गया? तो कुछ ऐसा लगता है कि तालिबान के अपने अंदर भी शायद इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं तजाद पाया जाता है। मुख्तलिफ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ आरा हैं तालिबान के अंदर भी ख्वातीन की बच्चियों की तालीम को लेकर। तालिबान में इस वक्त दो तरह के ग्रोह बहुत ज्यादा सरगर्म है। एक वो तालिबान का ग्रोह जिसे हम बदरी तालिबान कहते हैं, या वो तालिबान जो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर पिछले 20 साल से जंग करते रहे, चाहे वो करज़ई हुकूमत के खिलाफ हो या अशरफ गनी के खिलाफ हो या वो अमेरिकन फोर्सेस और नेटो अफवाज के खिलाफ हो। दूसरी तरफ वो तालिबान जो कि मुल्ला बरादर की क़यादत में कतर में दोहा में बैठकर मुज़ाकरात करते रहे और इस जंग से हल तलाश करते रहे। तो ये दो तरह के ग्रोह हैं जो इस वक्त सरगर्म अमल हैं इस वक्त। खुर्रम साहब कुछ कनेक्शन एरर है, सिग्नल्स या ड्रॉप हो रहे हैं, आपको हम सही तौर पे सुन नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश करते हैं दोबारा से आपसे हम कनेक्ट कर पाएँ। मेरे प्रोड्यूसर अगर कोशिश कर लें। बात हम कर रहे हैं जी यहाँ पर मौजूद तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर जो अपनी अबूरी हुकूमत तो कायम कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लड़कियों की तालीम को लेकर कोई फ़ैसला कर नहीं पाए हैं और इस फ़ैसला न करने की वजूहात बता रहे थे। खुर्रम अब्बास साहब दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। फरमाइएगा खुर्रम साहब। जी मैं बात कर रहा था कि इस वक्त तालिबान में दो तरह के ग्रोह सरगर्म अमल हैं। एक वो ग्रोह जो पिछले 20 साल से काबुल में और इसके अतराफ में जंग करता रहा, करज़ई गवर्नमेंट, अशरफ गनी के खिलाफ और अमेरिकन और नेटो अफवाज के खिलाफ। दूसरा ग्रोह वो है जो मुल्ला अब्दुल गनी की क़यादत में दोहा में मुज़ाकरात करता रहा और इस सारी जंग का वो एक सियासी हल तलाश करता रहा। इस दोनों ग्रोहों के दरमियान काफी हद तक एक खलीज पाई जाती है। जो मुल्ला बरादर है उसका जो ग्रोह है वो चाहता है कि तालिबान सॉरी खुर्रम अब्बास साहब, सुन नहीं पाएंगे हम आपको, आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रही है जी। अफ़गानिस्तान की हम बात कर रहे थे। अच्छा, जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं ना नाज़रीन, तो यूरोपीय ममालिक जो हैं वो यहाँ पर जहाँ अफ़गानिस्तान के मसले को लेकर, जहाँ यहाँ होने वाले लोगों के मज़ालिम को लेकर उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, वहीं पर ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी अफ़गानिस्तान के जो तलबा हैं जो यूक्रेन के अंदर मौजूद थे वहाँ पर भी हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने में आई है। क्योंकि बहुत सारे जो मुख्तलिफ ममालिक के स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तलबा और तालिबात हैं, उनके लिए हंगरी ने अपनी सरहद को खोल दिया। लेकिन जब हमने देखा कि यूक्रेन के अंदर जो अफ़गान तलबा मौजूद थे, अफ़गान तालिबान बच्चे मौजूद थे जो वहाँ स्टडीज़ के लिए गए थे, जब उन्होंने हंगरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उनको यहाँ पर मना कर दिया गया। उनके लिए इस मुल्क के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए। अफ़गान पनाह गज़ीनों को भेजा कहाँ गया जी? सर्बिया की जानिब धकेल दिया गया और उन्हें बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। ये कोई एक चीज़ नहीं हो रही है कि सिर्फ अमेरिका जो है इस तरह का रवैया रखे हुए है। यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी देखा गया और यूरोपीय ममालिक की तरफ से ये रवैया तब भी देखा गया जब यूरोपियन मीडिया
نے یہ کہنا شروع کر دیا. بہت سارے اینکرز جو تھے آن ایئر آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ جی یوکرین کے اندر یہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کا احساس کیا جانا چاہیے, کیونکہ ان کی چمڑی سفید ہے, ان کے بال سنہرے ہیں, ان کی آنکھیں نیلی ہیں, یہ سفید فام لوگ ہیں. یہ کوئی افغانستان میں, یہاں تک کہا گیا جی اس میڈیا کے پر ناظرین کہ یہ کوئی افغانستان میں مرنے والے کوئی ایشین باشندے نہیں ہیں کہ اگر یہ مر رہے ہیں تو ان کی جانوں کا کسی کو نوٹس نہیں لینا چاہیے ہمیں. یعنی وہ خود کہہ رہے تھے جو یورپین ممالک کے جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں, سو کالڈ اینکرز ہیں کہ جی ہمیں اس لیے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کو فوری طور پر روکنا چاہیے کیونکہ اس میں سفید فام لوگ جو ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے ناظرین کہ یہ جو ناانصافی ہے یہ ہر جگہ پر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے افغانستان کے اندر. لیکن کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس ناانصافی کی وجہ جو ہیں کچھ نہ کچھ اب طالبان کے فیصلے بھی بنتے جا رہے ہیں, یا ان فیصلوں کے اندر جو تضاد ہے وہ تضاد ان کا سبب بنتا جا رہا ہے. افغانستان کی نصف سے زائد آبادی جو ہے ناظرین اس وقت غذائی قلت کا شکار دکھائی دیتی ہے. اسلامی ملکوں کی جانب سے ایک فنڈ کا قیام بھی عمل میں آیا. OIC وزرائے خارجہ کونسل کا اجلاس جب آپ جانتے ہیں پاکستان کے اندر ہوا تو پاکستان نے بہت زیادہ ایفرٹ کی. یہ فنڈ جو ہے بنا دیا گیا اور اس کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ آگے آئیں اور اس کے اندر اپنی امداد سے اپنا حصہ ڈالیں. نائجیریا نے اس میں پہل کر دی تھی, ایک بڑی اماؤنٹ اس کی جانب سے دی گئی تھی. لیکن جی ابھی امریکہ کی جانب دیکھا جا رہا ہے کہ جو ان کے اپنے فنڈز وہاں پر موجود ہیں جو فریز کیے ہوئے ہیں امریکہ نے, وہ ان کو اگر دے دیے جائیں تو ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن امریکہ جیسا ملک جو ایک جانب یوکرین کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, ملینز دیے جا رہے ہیں یوکرین کو اس جنگ میں رشیا کا مقابلہ کرنے کے لیے, لیکن وہیں پر جو کچھ اماؤنٹ فریز کی ہوئی ہے جو یہاں پر ہمارے افغان بہن بھائیوں کی, اس میں ہاف کٹ لگا کے کہا یہ جا رہا ہے کہ 9/11 کے متاثرین کو دیے جائیں گے. حالانکہ اس میں تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ امریکہ اس سے مدد دے رہا ہو 9/11 کے متاثرین کو. امریکہ تو خود ان کو مدد دے سکتا ہے, لیکن مقصد ان کا صرف اور صرف یہاں پر یہ ہے کہ کسی طرح سے ٹیز کیا جا سکے. اور یہ جو ٹیز کرنے کا عمل ہے یہ چاہے امریکہ کی جانب سے ہو, چاہے یورپی ممالک کی جانب سے ہو, جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ یہاں ہنگری کے اندر پناہ نہیں دی جا رہی ہے, کسی کی جانب سے بھی ہو, یہ یہاں کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ انسانوں کے لیے اچھا نہیں ہے, انسانی زندگیوں کے لیے اچھا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کے اندر یہ جو انسانی بحران ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بحران ایک اور جگہ پر بھی بڑھ رہا ہے اور وہ جگہ ہے جی یوکرین, جہاں روس کی جانب سے جو جنگ شروع کی گئی تھی وہ 33ویں روز میں داخل ہو چکی ہے. اقوام متحدہ کے اعداد و شمار بھی ہمیں بتاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر 1000 سے اوپر تعداد چلی گئی ہیں ان لوگوں کی جو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں. 7000 روسی اور متعدد یوکرینی سیاح جو ہیں وہ تھائی لینڈ میں پھنس کر رہ گئے ہیں. یہ بھی ایک خبر سامنے آئی ہے. کیوں پھنس کر رہ گئے ہیں؟ ظاہر ہے جب وہاں پر فضائی آپریشن ہی نہیں ہے, جنگ ہو رہی ہے, تو جو دوسرے ممالک کے اندر لوگ تھے وہ کیسے یوکرین واپس پہنچ سکتے ہیں؟ بہت سارے نے تو خود ہی ضروری سمجھا کہ وہ واپس نہ جائیں. بہت سارے لوگ آپ خود جانتے ہیں ہجرت کر کے یہاں سے چلے گئے کیونکہ وہاں تو جنگ کا سا سماں ہے. لیکن بہت سے لوگ جو سیاحت کی غرض سے تھائی لینڈ کے اندر پہنچے ہوئے تھے, بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے, وہ یہاں پر ایئر لائنس کی جانب سے ٹکٹس منسوخ ہونے کے بعد پھنس کر رہ گئے ہیں. اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس رقوم موجود نہیں ہے وہاں سروائیول کے لیے. ظاہر ہے جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ تھوڑی بہت اماؤنٹ ساتھ لے کر جاتے ہیں. اگر آپ 10-15 دن کے لیے کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ جو آپ کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے وہ 1 مہینے کے لیے انف ہوتی ہے. لیکن اب وہ لوگ جو یہاں پر پھنس چکے ہیں ان کے لیے کیا کیا جانا چاہیے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی اگر آپ کو یہ بتائیں کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں, تو ابھی دوبارہ سے کل سے ترکی کی میزبانی کے اندر دوبارہ سے ملاقات شروع ہو رہے ہیں. ترکی ہی میں ہو رہے ہیں. یوکرین اور رشیا کے درمیان دوبارہ سے حکام مل کر بیٹھیں گے. اور یہ جو بات چیت کروائی جا رہی ہے یہ ترکی کی جانب سے کروائی جا رہی ہے. ترکی ایفرٹس کر رہا ہے, باقی ممالک کو بھی آگے آنا چاہیے تھا لیکن اس طرح سے ہم نے ان کو آگے آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. بہرحال ترکی ایفرٹ کر رہا ہے. کتنی امید ہے انقرہ کو, کتنی امید ہے دنیا کو, خود کتنی امید ہے یوکرین کو کہ یہ جنگ جو ہے ان مذاکرات کے بعد ختم ہو سکتی ہے؟ اس میں پہلے ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھا دیتے ہیں. عالمی سطح پر جو ریاکشنز آ رہے ہیں اس جنگ کو لے کر اس پہ بھی ہے یہ رپورٹ. اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے, ان سے ان کا تجزیہ جان لیں گے. روس اور یوکرین میں جاری جنگ 33ویں روز بھی جاری ہے. مختلف شہروں میں گولہ باری کی اطلاعات ہیں. ماریوپول کے حکام نے روسی حملے کے بعد اب تک 5000 شہری ہلاک ہو چکے ہیں. دارالحکومت کیف میں 100 سے زیادہ افراد جان سے گئے جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں, جبکہ شہر کے میئر کا کہنا ہے کہ 20 سے زیادہ لاشوں کی شناخت نہیں ہو سکی. 16 زخمی ہسپتال میں زیر علاج ہیں.
अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन जंग के बाद अब तक 38,66,000 से ज्यादा शहरी नकल मकानी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 22 लाख अफराद ने पड़ोसी मुल्क पोलैंड का रुख किया। 5 लाख अफराद हंगरी जबकि 3 लाख अफराद रोमानिया पहुंचे हैं। 90% मुल्क छोड़ने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी जानिब पोलैंड की जानिब से बेदखल किए गए 45 रूसी सफारतकारों ने मुल्क छोड़ दिया है। क्रेमलिन ने अमेरिका, बरतानिया समेत 27 यूरोपीय मुल्कों के लोगों के रूस में दाखिले की पाबंदी का इशारा दे दिया है। क्रेमलिन का कहना है कि रूस और मास्को के दरमियान तुर्की में मंगल को मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। इस बात का इत्तेफाक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और उनके तुर्क हममनसब रजब तैयब उर्दवान ने इतवार को एक टेलीफोन कॉल में तुर्की की मेजबानी में करने पर इत्तफाक किया, जिससे अंकारा को भी उम्मीद है कि जंग बंदी हो जाएगी। यूक्रेनी अहलकार का कहना है कि उन्हें अमन मुज़ाकरात में किसी पेशरफ्त की तवक्को नहीं। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से यूक्रेन को $565 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। आदादोशुमार के मुताबिक 8,000 किलोमीटर सड़कें और 10 मिलियन मुरब्बा मीटर मकानात को नुकसान पहुंचा है। उधर यूक्रेन पर रूस के हमले के 7,000 से ज्यादा रूसी और यूक्रेनी सयाह थाईलैंड में फंस गए हैं। रूस की फिजाई हुदूद की बंदिश एयरलाइंस की जानिब से सयाहों की टिकटों को मनसूख किया जा रहा है। मगरबी पाबंदियों के बायस रूसी शहरियों के लिए एटीएम से रुकूब निकालना मुश्किल हो गया है। इनके क्रेडिट कार्ड्स कबूल नहीं किए जा रहे। थाईलैंड के कारोबारी अफराद यूक्रेनी बाशिंदों की मदद के तरीके निकाल रहे हैं, जबकि यूक्रेन के सफारत खाने का कहना है कि उन्हें 100 से ज्यादा ऐसे पेशकश मिल चुकी हैं जो यूक्रेनी सयाहों को बगैर किराए अपने साथ रखने के लिए तैयार हैं। थाईलैंड की हुकूमत भी ऐसे तरीके ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि वहां फंसे हुए रूसी बाशिंदों तक रुकूम पहुंच सकें। बिल्कुल जी, थाईलैंड में तो चंद सयाह जो हैं वो फंसे हैं। बड़ी तादाद इनकी गो के बताई जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यूक्रेन के अंदर है उन इंसानों की जिनकी जानें बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर ये जंग जो है इसको बंद किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुर्की की मेज़बानी में मुज़ाकरात का एक दौर कल होने जा रहा है, तुर्की ही में हो रहा है, लेकिन क्या वजह है कि यूक्रेन इस पर अभी से मायूसी का इजहार कर रहा है? ये वजह जान लेते हैं जी डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से। माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, ज्वाइन कर चुके हैं मुझे, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया पहले तो आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब पहले 6 अदवार हुए हैं, ये 7वां दौर है। गो के बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो बहुत बड़े बड़े तज्ज़ियाकारों को भी नहीं रही हैं, लेकिन ये यूक्रेन ने अभी से क्यों कह दिया है कि जी हम कोई बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं इन मुज़ाकरात को लेकर? और क्या ऐसी बातें जो हैं मुज़ाकरात से पहले किए जाना ये मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होती हैं सर? बज़ाहिर तो ये जंग रूस और यूक्रेन के दरमियान है, लेकिन हकीकतन ये एक प्रॉक्सी वॉर है और इसमें जो 2 बड़ी ताकतें हैं वो अमेरिका और रूस है। और मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका का इस जंग बंदी में कोई भी इंटरेस्ट है। इसमें मैं कोट करूंगा, यहाँ पे अभी बाइडन का विजिट हुआ है पोलैंड का, और बाइडन ने अपने पोलैंड के विजिट में 3 बातें कही हैं। उनमें से एक बात ये है कि दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि ये जंग फौरन खत्म होने नहीं जा रही। ये नहीं कि बाइडन ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि ये जंग बहुत लंबी चलेगी और फौरी तौर पे ये खत्म नहीं हो रही। और जाहिर बात है जब बाइडन पोलैंड में इस तरह की बात करते हैं तो जो यूक्रेन के सदर हैं वो तो बाइडन ही के कैंप में है, वो भी मुज़ाकरात से ज्यादा होपफुल नहीं होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जंग जल्दी खत्म होने जा रही है, ये जंग लंबी चलेगी और इसकी कुछ वजूहात हैं। अगर आप मुझे कहेंगी तो मैं उन पर भी बात कर लूंगा। प्लीज़ हम वाक़तन जानना चाह रहे हैं कि क्या वजूहात हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस जो कि डायरेक्ट दोनों फ़रीक़ैन हैं वो ये चाह भी रहे हैं, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। तो फिर ये जो कुव्वतें हैं, एक जानिब ये चाह रही हैं कि ना रुकने पाए ये जंग, और फिर दूसरी जानिब मैं चाहूँगी कि आप इसमें तुर्की जैसे ममालिक को भी शामिल कर लें, वो कुव्वतें जो चाह रही हैं कि रुक जाएँ सर। अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी मेकिंग है वहाँ पे लॉबीज का बहुत बड़ा रोल होता है, और अमेरिका के अंदर जो 2 लॉबीज हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अमेरिका के अंदर पॉलिसी मेकिंग को बहुत ज्यादा मुतासिर करती हैं। उनमें एक अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और दूसरा अमेरिकन ऑयल लॉबी है। अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का इंटरेस्ट है इसमें कि ये जंग चले। आपको मालूम है कि कितने ज्यादा अमेरिकन स्ट्रिंगल और अमेरिकन जो वेपन है वहाँ पे यूज हो रहा है, और अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो इससे अपना बिजनेस जनरेट कर रहा है। तो अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। फिर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब पोलैंड के विजिट पर थे बाइडन, तो ईयू यूरोपीय यूनियन और यूएस के दरमियान एक गैस डील साइन हुई है, और तकरीबन यूरोपीय यूनियन की जो
مارکیٹ ہے آئل اور گیس کی، اس کے اندر اب جو یو ایس ہے وہ اپنی ایل پی جی وہاں پہ پرووائڈ کرے گا. اور جب یہ کووڈ-19 آیا تھا اس کے بعد بہت ساری جو ایل پی جی رگز ہیں، آئل رگز ہیں، وہ یو ایس میں بند ہو گئی تھی اور 1 سال سے وہ بند پڑی ہوئی تھی. آئل رگ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فوراً چلا نہیں سکتے اگر ایک دفعہ آپ اس کو پرماننٹلی کلوز کر دیں. لیکن امریکہ میں ان آئل رگز کو دوبارہ رن کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ 5-6 مہینوں میں وہاں سے سپلائی اور گیس اور آئل کی سپلائی آنا شروع ہو جائے گی. تو امریکہ کے اندر جو آئل اور گیس لابی ہے اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے، ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کا ویپن سیل ہوتا ہے اور آئل انڈسٹری کو یورپ کی شکل میں ایک بڑی مارکیٹ ملے گی جو اب روس سے کٹ کے واپس ایسے امریکہ میں کے پھر پاس رہے. ترکی کی جانب سے کی جانے والی ایفرٹس یہ کوئی معنی رکھتی ہیں؟ فائدہ ہو سکتا ہے اس سے؟ نہیں، ٹرکی کی ایفرٹس کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ اب امریکہ اس جنگ کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے پورٹری کر رہا ہے. امریکہ نے اس کو ایک آئیڈیالوجیکل وار ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یعنی کہ بیسیکلی یہ وار ہے بٹوین لبرٹی اینڈ آپریشن. ایک طرف ڈیموکریسی ہے، لبرٹی ہے، یورپ اور امریکہ جس کی عموماً بات کرتے ہیں، دوسری طرف وہ رشیا کو ایز اے اپریسر دکھا رہے ہیں. تو اب تو یہ وار جو کہ ویلیوز کی وار بن چکی ہے، ایک طرف لبرٹی اور آپریشن، اور جب آپ اس طرح ویلیوز کی وار بنا لیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ جنگ جلدی ختم ہوگی اور اس میں کوئی ایک ونر ہوگا. ایسے میں ڈاکٹر صاحب رشیا کے پاس کیا آپشنز باقی بچتے ہیں؟ میرے خیال ہے رشیا کے آپشن بہت محدود ہیں. میں یہاں پہ ایک پہلے ہم اکیڈیمین جو ہیں، ہم ورلڈ وار 3 کو ہمیشہ رول آؤٹ کرتے تھے کہ ورلڈ وار 3 دنیا میں نہیں ہو سکتی یا اس کے امکانات نہیں ہیں. لیکن میں یہاں کہوں گا کہ مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ ایسا سیناریو بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، یہ سچویشن اتنی ورس ہو سکتی ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 میں کنورٹ ہو جائے. اس کے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو پاسبل سیناریو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کیونکہ نیٹو نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ اگر رشیا نے کیمیکل ویپن یوز کیا یوکرین میں تو آرٹیکل 5 جو کلیکٹیو سیکیورٹی کا نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے وہ انووک ہو جائے گا. اب آپ یہ پوچھ سکتی ہیں کہ کیمیکل ویپن یوز کرنے سے آرٹیکل 5 کیسے نیٹو کا انووک ہوگا. کیونکہ جب آپ کیمیکل ویپن یوز کرتے ہیں یا کسی طرح کا نیوکلیر ویپن یوز کرتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کی جو ریڈیشن ہوتی ہے وہ نیبر کنٹری میں جاتی ہے. اگر رشیا کوئی کیمیکل یا نیوکلیر یا بایولوجیکل ویپن یوز کرتا ہے تو اس کی جو ریڈیشن اور اثرات ہیں وہ پولینڈ اور بلغاریہ تک تو فوراً پہنچ جائیں گے. تو پولینڈ اور بلغاریہ تک اگر ریڈیشن آتی ہے یا کسی کیمیکل ویپن کے اثرات آتے ہیں تو ایک طرح سے پولینڈ اور بلغاریہ دونوں نیٹو کے ممبر ہیں. وہ تو کہیں گے کہ ہمارے اوپر آپ نے یہ جو ریڈیشن اور یہ کیمیکل ویپن یوز کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر ایک حملہ ہو گیا. تو یہاں پہ نیٹو نے کہا ہے کہ اگر رشیا کیمیکل اور نیوکلیر ویپن یوز کرتا ہے تو آرٹیکل 5 انووک ہوگا. اور امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اپنی ایک نئی ٹائیگر ٹیم بھی بنا دی ہے. میں چاہوں گا کہ میرے پاس اگر آپ کو ٹائم ہے تو میں یہ پھر تھوڑا بتاؤں گا کہ اس کی ٹائیگر تشریح ٹیم بھی کر کیا ہے. دیجئے اس آرٹیکل 5 کی. پھر نیٹو کے پاس یہ بالکل ایک اختیار آ جائے گا قانونی طور پر اگر دیکھا جائے یا اقوام متحدہ کے ان قوانین کی روشنی میں کہ وہ چاہے تو رشیا کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اٹیک کر سکتا ہے پراپر طریقے سے. اصل میں نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نیٹو کے کسی ایک بھی ممبر کنٹری پہ حملہ وہ پورے نیٹو بلاک کے اوپر حملہ تصور ہوگا اور اس کا جو جواب ہے وہ پورا کا پورا نیٹو بلاک مشترکہ طور پر دے گا. تو اگر رشیا کوئی کیمیکل ویپن یوز کرتا ہے اور اس کے اثرات جاتے ہیں پولینڈ اور بلغاریہ تک تو یہ یوں سمجھ لے کہ نیٹو یہاں پہ کہہ سکتا ہے کہ ہم آرٹیکل 5 کو انووک کر رہے ہیں. تو اس کنڈیشن میں یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو جائے. نہیں تو پھر یہی سوال تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی نا کلیم اللہ صاحب کہ پھر ایسی صورتحال میں جب ایسا لگ رہا ہے کہ رشیا کو اس جانب دھکیلا جا رہا ہے، اس کو پش کیا جا رہا ہے، تو پھر رشیا کے پاس کیا آپشنز ہیں کہ وہ اس نہج پہ نہ جائے جہاں پر نیٹو دیگر اتحادی ممالک یا امریکہ اس کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں، بلکہ وہ وہاں تک پہنچے جو سوچ کر یہ جنگ شروع کی گئی تھی رشیا کی جانب سے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس طرح سے سوچے نہیں گئے تھے واقعتاً رشین پریزیڈنٹ کی جانب سے، اور بس کیونکہ بار بار دھمکیاں مل رہی تھیں امریکہ کی جانب سے، نیٹو کی جانب سے، تو اس لیے انہوں نے یہ جنگ شروع کر دی؟ ماسکو کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہے. ماسکو کے پاس جو سب سے زیادہ ایک ویلڈ آپشن ہے وہ امیڈیٹ وتھڈرال ہے. کیونکہ پیوٹن بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین اس چیز پہ تیار ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کو نیوٹرل رکھے گا، اور پیوٹن بڑا آرام سے اپنی وکٹری کلیم کر سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے یوکرین کو نیوٹرلائز کر دیا اور اب وہاں سے وڈرا کر رہے ہیں. اپنی وکٹری کلیم کرتے ہوئے اگر رشیا اپنے ٹروپس وہاں پہ وڈرا کر لے اور جو لوہانسک اور
اس کے ساتھ، اور پھر کرائمیا کا علاقہ ہے وہاں پہ اپنا کنٹرول مینٹین رکھے، تو میرے خیال سے یہ رشیا کے لیے ایک ریسپیکٹیبل وے آؤٹ ہے. لیکن رشیا اگر اس میں بہت زیادہ ڈیپ جائے گا تو یو ایس اور الائز کنٹریز رشیا کو اس میں اور زیادہ پھنسا لیں گے. اچھا، ایسا کیوں لگتا ہے ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب کہ کبھی کبھی یوکرینی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ایک دم سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنگ کسی بھی صورت رک جائے، بہت زیادہ وہ کہا جائے کہ کہیں کہیں یہ بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک آدھ مطالبہ ہمارا مان لیں، باقی ہم رشیا کے مطالبات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اسی دوران پھر کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے دعوے بھی کرنے لگ جاتے ہیں کہ جی ہماری فورسز جو ہیں اگر نیٹو ان کو تھوڑی مدد دے دے، امریکہ ان کو تھوڑی مدد دے دے، ٹینک دے دیے جائیں، کچھ اسلحہ مزید دے دیا جائے تو ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں. کیا پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ ان کے ان دعووں میں کوئی سچائی ہے؟ اگر یوکرین کو تھوڑی اور امداد دے دی جائے تو یوکرین یہ جنگ جیت سکتا ہے کسی طور؟ کیونکہ جتنی بڑی پاور رشیا ہے، یہاں سے بیٹھ کے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو پاسبل نہیں لگتا ہے سر. اب جنگ میں سب سے بڑا جو پہلا قتل ہوتا ہے وہ سچائی کا ہوتا ہے. جنگ میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ سچائی کیا ہے اور ایکچولی گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے، یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں. اور جہاں تک آپ نے یوکرین کی بات کی تو میرے خیال سے یوکرین کے جو فیصلے ہیں وہ یوکرینین پریزیڈنٹ کے بس میں نہیں ہے. وہاں پہ یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، اور یوکرینین پریزیڈنٹ ایٹ ہز اون کبھی ایسا فیصلہ نہیں لے سکتے جس میں یورپی یونین اور امریکہ ان کو سپورٹ نہ کر رہے ہوں. تو اگر یوکرینین پریزیڈنٹ چاہتے بھی ہیں کہ وہ بھی پیس اسٹیبلش کریں تو ان کو اس کے لیے امریکہ اور یورپی یونین کی کانسنٹ چاہیے، اور میرا نہیں خیال امریکہ کی کسی قسم کی کانسنٹ ملے گی. اسی وجہ سے یوکرینین پریزیڈنٹ جو بھی نیگوسیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں زیادہ ہوپ فل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. آپ ڈاکٹر کو صاحب آپ نے کہا پہنچی؟ کہ وہ ابھی اپنے فیصلے لینے میں اس طرح سے آزاد نہیں ہیں، پہلے بھی نہیں تھے، جنگ مسلط کروا کے بیٹھ گئے، ساری سچویشن بگاڑ کے بیٹھ گئے یوکرینی پریزیڈنٹ. حالانکہ بہت ساری چیزیں اس وقت بھی صحیح ہو سکتی تھیں اگر وہ اپنا فیصلہ لیتے اور امریکہ، نیٹو یا دیگر اتحادیوں کے نہ سنتے. لیکن سر یہ فرما دیجیے گا کہ ابھی جو سچویشن بن چکی ہے، جس طرح سے وہ بارہا خود گلا کر چکے ہیں کہ نیٹو نے، امریکہ نے ان کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ کیا، چیٹ کیا، ان کو بڑھایا، آگے کیا، اور اس کے بعد سارے کے سارے خود پیچھے ہو گئے. ابھی بھی یوکرین کے اندر یہ نہیں سوچا جا رہا ہے، پریزیڈنٹ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہوگا وہاں ان کے قریبی جو مشورہ دینے والے لوگ ہیں کہ اب آپ ایٹ لیسٹ اپنی سن لیں، اب ابھی تو سن لیں، اب آپ امریکہ اور دوسروں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. یہ چیزیں وار سے پہلے تو ڈسکس ہو سکتی ہیں، وار کے بعد بھی یہ بلیم گیم چل سکتی ہے، لیکن ابھی جو گراؤنڈ پہ کنڈیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ جنگ چل رہی ہے، اور جنگ میں یوکرین کو اپنے ڈیفنس کے لیے جتنا ویپن چاہیے وہ اس کے لیے یورپی یونین اور امریکہ کے اوپر اس کا انحصار ہے. تو وہ اتنا اوپنلی یا اتنا بلنٹلی یورپی یونین، نیٹو یا یو ایس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، کیونکہ رشیا کے اگینسٹ اس کا جو ڈیفنس ہے یوکرین کا، اس میں بڑا وائٹل رول ہے ان سب کا. جی جی تو اس وجہ سے یوکرین پریزیڈنٹ کبھی بھی اتنا اوپنلی نہیں کہہ سکتے. البتہ میں ایک چیز اگر آپ مجھے الاؤ کریں، امریکن پریزیڈنٹ نے اپنی ٹائیگر ٹیم جو ان سی ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے. اگر آپ لوگ کے پاس کچھ ٹائم ہے تو میں بتاؤں گا کہ یہ ٹائیگر ٹیم کیا ہے اور یہ اس کو کیوں ایکٹیویٹ کیا گیا، یہ دوبارہ ٹائیگر ٹیم کو کیوں اگر آپ بتایا. بتا سکیں. اصل میں امریکہ کے اندر جب بھی کوئی کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے ایک ٹیم آف ایکسپرٹس بناتے ہیں. اس ٹیم کو ہم ٹائیگر ٹیم کہتے ہیں. یہ پاسٹ میں امریکہ کی پریکٹس رہی ہے، کیونکہ اب خدشہ یہ ہے کہ رشیا یوکرین کے اندر ویکیوم بام یوز کر رہا ہے. یہ فاسفورس بام ہوتا ہے، ویکیوم بام، اور ویکیوم بام کو اگر آپ یوز کیا جائے آبادی کے اوپر تو یہ ایک کرائم ہے، وار کرائم میں آتا ہے. کیونکہ یہ فاسفورس بم ہے اور یہ آبادی کے اوپر یوز کیا جائے تو اس کو ہم کیمیکل ویپن کے طور پر بھی لیتے ہیں. رشیا ایڈوانس نہیں کر پا رہا یوکرین کے اندر، اس کے لیے یہ ویکیوم بام یوز کر رہے ہیں تاکہ ان کا آگے راستہ کلیئر ہو جائے. اگر یہ ویکیوم بام کہیں پولینڈ اور بلغاریہ کے بارڈر کے اوپر یوز کیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ پولینڈ اور بلغاریہ کے اوپر آئے گا. اور اس سچویشن میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو شاید معلوم ہو کہ امریکہ نے جو اپنے بیلسٹک میزائلز اور جو ان کے نیوکلیئر میزائل ہیں، ان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، پہلے ہی ان کو شفٹ کرنا شروع کر دیا ہے، تاکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر روس کے ساتھ کوئی جنگ ہوتی ہے تو روس کس جگہ پہ اٹیک کرے گا. تو امریکہ اپنی طرف سے ایک پوری تیاری میں جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کی وہ تیاری کرنے، ان کے جو اقدامات ہیں اس سے یہ لگتا ہے ٹائیگر ٹیم کو بنانا، پھر اپنے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں ان کو شفٹ کرنا. تو امریکہ اس جنگ کو بہت لمبا کھینچنا چاہ رہا ہے، اور رشیا کے لیے سب سے زیادہ بہترین یہ ہوگا کہ وہ جلد سے جلد اپنے آپ کو اس جنگ سے نکال دے.
ये बात होप सो समझी जा सके रशियन प्रेसिडेंट की जानिब से भी, वरना जिस तरह से बयानात अमेरिका की जानिब से आ रहे हैं उसी तरह से वो और एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, माहिर हैं बैन अक़वामी अमूर के। बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया आपसे जानने को मिला रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात कर लेते हैं सऊदी अरब की। आप जानते हैं कि सऊदीया और जो अरब इत्तेहाद है वो हौसी बागियों के ख़िलाफ़ इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और बहुत तेज़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। आज इत्तलात ये आई हैं कि हौसी जंगजुओं की धमाका खेज़ मवाद से भरी कश्तियाँ जो हैं उनको तबाह कर दिया गया। ये मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये यमन की दो बंदरगाहों अस-सलीफ और अल-हुदैदा के मनाज़िर हैं। बताया जा रहा है कि हौसी जंगजुओं ने 4 कश्तियाँ जो हैं ये सऊदीया पर हमले के लिए तैयार की गई थीं और इन कश्तियों को तबाह करके ऑयल टैंकर्स पर मुमकिना हमले की मनसूबाबंदी नाकाम बना दी गई है। लेकिन आपको बताएं कि कश्तियों पर धमाका खेज़ मवाद नस्ब करने पर मामूर जो 3 माहिरीन थे उनके हलाक होने की भी इत्तलात आ रही हैं। क्यों इस तरह से ये सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, क्यों हौसी बागी जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, अब नहीं हो रहे हैं, पहले जब वो हुए भी थे तो उस वक्त इनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। इस सारी सिचुएशन के पीछे वजह क्या है, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले वो आपको रिपोर्ट दिखा लेते हैं, फिर इस पर और बात कर लेते हैं। यमन के हौसी जंगजुओं को कुचलने के लिए अरब इत्तेहाद ने कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। यमन की 2 बंदरगाहों सलीफ और अल हदीदा पर धमाका खेज मवाद से लदी कश्तियों को अहदाफी हमलों में तबाह कर दिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हौसी जंगजुओं ने हथियारों से लैस ये 4 कश्तियां हमलों के लिए तैयार कर रखी थीं। इन कश्तियों को तबाह करके ऑयल टैंकरों पर एक मुमकिना हमले को नाकाम बना दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक असलीफ की बंदरगाह पर हमले के दौरान कश्तियों पर धमाका खेज मवाद नस्ब करने पर मामूर 3 माहिरीन भी मारे गए हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे समेत महफूज मकामात से हथियार हटाने का मुतालबा भी किया गया है। सऊदी अरब का दावा है कि इन हमलों का मकसद तवानाई के आलमी ज़राए की हिफाजत और सप्लाई चेन को यकीनी बनाना है। सऊदी अस्करी इत्तेहाद ने अपने मकासद के हुसूल तक फौजी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। अरब इत्तेहाद ने यमनी शहरियों से अल हदीदा में तेल की तंसीबात से दूर रहने का कहा और इस बात पर जोर दिया है कि वो खतरे के काबिले एतमाद ज़राए के खिलाफ कार्रवाई पर समझौता किए बगैर शहरी तंसीबात से दूर वाक़े बराह रास्त अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हौसियों ने 2021 और 2022 के दौरान में सऊदी अरब पर सरहद पार से सैकड़ों हमले किए हैं। जंगजू बारूदी ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलों और धमाका खेज मवाद से लदी कश्तियों से सऊदी अरब में शहरी इलाकों और तवानाई की तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। सितंबर 2021 से हौसियों ने सूबा मारब पर कब्जे की कोशिशें तेज कर रखी हैं और उनकी यमनी फौज के साथ खूनरेज़ झड़पें होती रहती हैं। मारब शुमाली यमन में कानूनी हुकूमत की अमलदारी में वाहिद सूबा है। अरब इत्तेहाद हालिया महीनों में यमन में हौसियों के जायज फौजी अहदाफ के खिलाफ हमले कर रहा है और शहरियों को खबरदार कर रहा है कि वो पहले से निशाना बनाए गए मकामात के करीब जाएं और ना ही वहां जमा हों। चंद रोज कबल सऊदी अरब के शहर जद्दा में एक ऑयल डिपो में अचानक आग भड़क उठी। हौसी जंगजुओं ने दावा किया था कि उनके ड्रोन और मिसाइल हमले के नतीजे में ऑयल डिपो में आग लगी। जद्दा की जिस ऑयल डिपो पर आग भड़की उसका नाम नॉर्थ जद्दा ब्लग प्लांट है और यहाँ डीजल, पेट्रोल और तैयारों का ईंधन जखीरा किया जाता है। यहाँ से सऊदी अरब की तेल की कुल सप्लाई का 1/4 हिस्सा इसी डिपो से फराहम किया जाता है। इससे कबल भी हौसी बागी 2 बार इस डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा कर चुके हैं। पहला हमला नवंबर 2020 जबकि दूसरा रवा माह किया गया। दूसरी जानिब खलीजी ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि यमन में अमन व इस्तेहकाम के क़याम और बहरान के सियासी हल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ अटल है। इसमें किसी तरह की कोई लचक या तब्दीली नहीं आई। यमनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के मौके पर उन्होंने कहा कि यमनी अवाम के मफादात की तकमील के लिए हिमायत जारी रखेंगे और इस हवाले से पुरज़्म हैं। आगे बढ़ लेते हैं जी, और अभी हमें बात करनी है फिल्मी दुनिया के सबसे मुअत्बर माने जाने वाले
ऑस्कर अवार्ड्स की। इसकी तकरीब हुई, रंगारंग तकरीब हुई, लेकिन ये थोड़ी मुतनाज़ भी होती हुई हमें दिखाई दी, हुई नहीं लेकिन मुतनाज़ हो सकती थी। क्यों मुतनाज़ हो सकती थी? क्योंकि मशहूर फिल्म स्टार जो हैं विल स्मिथ, उन्होंने यहाँ पर जो कॉमेडियन मौजूद थे स्टेज पर कॉमेडी के लिए, यहाँ पर मौजूद हाज़रीन को महसूस करने के लिए उनको स्टेज पर जाकर थप्पड़ जड़ दिया। ये थप्पड़ उन्होंने जड़ा क्यों? ये थप्पड़ उन्होंने इसलिए जड़ा कि विल स्मिथ जो हैं यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड भी जीता है, लेकिन ये अवार्ड जीतने से पहले हमने देखा कि उनके मिसेस जो हैं, क्योंकि वो कैंसर की पेशेंट हैं, कैंसर के मरीज़ा हैं, आप जानते हैं कि बहुत सारे कैंसर के मरीज़ इनकी जब थेरेपी चल रही होती है तो उन्हें उनके सर के बाल जो हैं वो मुंडवाना पड़ते हैं, उतरवाना पड़ते हैं। तो विल स्मिथ की जो मिसेस हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो कैंसर की पेशेंट हैं और उन्होंने इसी सिलसिले में अपने सर के जो बाल हैं अपनी थेरेपी के लिए वो उतरवा रखे थे। अब ये जो कॉमेडियन हैं, ये जब स्टेज पर आए तो इन्होंने वो चीज़, हालांकि विल स्मिथ कहते हैं कि वो पहले ये बयान कर चुके थे, ये बता चुके थे, सारी दुनिया इस बारे में जानती है, लेकिन इस कॉमेडियन ने उनकी वाइफ के हेयर स्टाइल को मजाक का निशाना बनाने की कोशिश की। ये बात विल स्मिथ से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वो पहले तो अपनी चेयर पे, अपनी नशस्त पर बैठे हुए, अपनी सीट पर बैठे हुए बोलते रहे गुस्से में, और उसके बाद वो उठे जब बिल्कुल उनकी बर्दाश्त की हद हो गई और उन्होंने जाके इस कॉमेडियन के मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लेकिन जी बदमज़गी जो है वो तो हो ही गई, ज़ाहिर है, लेकिन उसके बावजूद विल स्मिथ जो हैं उन्हें ये जो अवार्ड जिसके लिए पहले से उनका नाम मुंतखब कर लिया गया था बेहतरीन अदाकार का, ये उनको दे दिया गया। बहरहाल जी इसमें एक और अच्छी बात ये हुई है कि पाकिस्तानी नयाद बरतानवी अदाकार हैं रिज़ अहमद, इन्होंने एक बहुत ही काबिल ज़िक्र अवार्ड हासिल किया है। ये लाइव एक्शन फ़िल्म का पहला ऑस्कर है जो पाकिस्तानी नयाद रिज़ अहमद ने हासिल किया है। नाज़रीन, रिज़ ऑस्कर की तारीख़ में पहले पाकिस्तानी और मुसलमान अदाकार हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए नामज़द किया गया था। बहरहाल जी ऑस्कर की जो रंगीनियाँ हैं वो जारी हैं। क्या हुआ है आज ऑस्कर अवार्ड में? इस थप्पड़ के अलावा काबिल ज़िक्र क्या था? किसने कौन सा अवार्ड हासिल किया है? ये आपको दिखाई देता है। गुज़िश्ता साल कोरोना की वबा से मुतासर होने वाले ऑस्कर इस बार भरपूर तरीके से मुनक़िद हुए। मशहूर सितारों ने लॉस एंजलिस में मुनक़िद होने वाली अवार्ड तकरीब में रेड कार्पेट पर जलवे बखेरे। दुनिया के सबसे मोतबर समझे जाने वाले अवार्ड्स में इस साल बेहतरीन फिल्म का ऑस्कर अवार्ड कुव्वत समाज से महरूम खानदान ने सुनने की सलाहियत रखने वाली वाहिद लड़की रूबी की कहानी पर बनने वाली कोडा ने जीता, जबकि एन्चांटो बेहतरीन एनिमेटेड फिल्म करार पाई। रवां साल जेसिका को फिल्म द आइज ऑफ टिमी फेक में बेहतरीन अदाकारी पर ऑस्कर अवार्ड दिया गया। बेहतरीन डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड फिल्म द पावर ऑफ द डॉग की हिदायतकारी पर जेन कैंपियन को दिया गया, जबकि तकरीब में बेहतरीन मॉमन अदाकार का ऑस्कर अवार्ड फिल्म कोडा में अदाकारी करने वाले अदाकार ट्राय कॉडसन और बेहतरीन मॉमन अदाकार का अवार्ड फिल्म वेस्ट साइड स्टोरी आरियाना डिबूस को दिया गया। मशहूर अमेरिकी अदाकार विल स्मिथ ने टेनिस बायोपिक किंग रिचर्ड में अमेरिकी टेनिस स्टार वीनस और सेरेना विलियम्स के वालिद रिचर्ड का किरदार निभाने के लिए अपने 30 साल करियर में बेहतरीन अदाकार का ऑस्कर जीत लिया, लेकिन उनके अवार्ड हासिल करने से ज्यादा उनकी तकरीब के दौरान की गई हरकत खबरों की जीनत बन गई। ऑस्कर की तकरीब जारी थी, लेकिन इस दौरान मज़ाहिया अदाकार क्रिस रॉक ने मेजबानी करते हुए अमेरिकी अदाकार की अहलिया के सर के बाल गिरने का मजाक उड़ाया तो स्टेज से नीचे बैठे विल स्मिथ गुस्से में आ गए। अदाकारा की अहलिया बाल झड़ की बीमारी का शिकार है और मेजबान के मजाक उड़ाने पर अदाकार ने स्टेज पर जाकर मेजबान कॉमेडियन को जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो अपनी नशिस्त पर वापस आकर भी गालियां देते रहे, जिसे टीवी पर लाइव देखने वाले नाजरीन के लिए खामोश कर दिया गया। इस अचानक वाक़े से न सिर्फ मेजबान बल्कि विल की अहलिया समेत हॉल में मौजूद तमाम लोग शशदर रह गए, लेकिन मेजबान की जानिब से फिर भी तकरीब जारी रखी गई। कुछ देर बाद ही विल स्मिथ को इनकी 30 साल फिल्मी करियर के पहले बेहतरीन अदाकार के अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो उन्होंने अपनी गलती का एतराफ किया और नम आंखों से माफी भी मांगी। सोशल मीडिया पर ऑस्कर तकरीब के इस गैर मामूली वाक़े की वीडियो वायरल हो चुकी है और सारिफीन की जानिब से मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है। ज्यादातर सारिफीन विल स्मिथ को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन बाज़ शायकीन इस वाक़े को सोची समझी हरकत भी करार दे रहे हैं। बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा सेगमेंट चलते चलते जरूर देखिएगा। प्लास्टिक हमारे इर्द गिर्द के
मौजूद ही थी, लेकिन एक नई तहकीक में इंसानी खून में प्लास्टिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। इंसानी जिस्म में प्लास्टिक की मौजूदगी के हवाले से दुनिया की पहली तहकीक के दौरान टेस्ट किए गए अफराद में से 70% में प्लास्टिक के ज़र्रात पाए गए हैं। आमतौर पर मशरूबात की बोतलों, खाने की पैकिंग और कपड़ों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक इंसानी खून में सबसे गालिब मिकदार में पाई गई। तहकीक के मुताबिक मुसन्निफीन ने कहा कि प्लास्टिक के ज़रात खाने पीने के साथ साथ हवा के जरिए भी इंसानी जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। खून में पाया जाने वाला तीसरा सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉलीथीन था, जो कि एक ऐसा मवाद है जो प्लास्टिक बैग्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। इस वक्त यूक्रेन में जारी जंग से न सिर्फ लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं, बल्कि बड़ी तादाद में जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। लाखों यूक्रेनी बाशिंदे जो दूसरे मुल्कों में पनाह के लिए फरार हो रहे हैं, उनके साथ उनके पालतू जानवर भी हैं। गुज़िश्ता एक माह के दौरान सिर्फ जर्मनी में 1.5 लाख से ज्यादा जानवर पहुंच चुके हैं और उनकी आमद का सिलसिला मुसलसल जारी है। अंदाजों के मुताबिक इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में कभी जानवर जर्मनी नहीं पहुंचे थे। इनमें कुत्तों, बिल्लियों के अलावा रीछ भी शामिल हैं। 101 साला अमेरिकी शख्स ने 80 साल बाद हाई स्कूल डिप्लोमा हासिल कर लिया। मैरल कोपर वेस्ट वर्जीनिया में सियाफाम लोगों के लिए कायम स्कूल में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन 1938 में इनके खानदान की नकल मकानी करने के बाद इनके पास तालीम जारी रखने के वसाइल नहीं थे। 2018 में अपने स्कूल का दौरा करने के दौरान उन्होंने अपना हाई स्कूल डिप्लोमा मुकम्मल न कर पाने पर अफसोस का इजहार किया। बुजुर्ग शख्स के खानदान और स्कूल की इंतजामिया ने मिलकर कोपर की जिंदगी के 100 साल मुकम्मल होने की खुशी में उनके ख्वाब को ताबीर दे दी और सियाफाम शख्स को 80 साल बाद बाकायदा तकरीब में डिप्लोमे से नवाजा गया। कैलिफोर्निया में पहली मर्तबा अल्ट्रासाउंड की मदद से सिर्फ 10 मिनट में गुर्दे की पथरी तोड़ने का कामयाब तजुर्बा किया गया। इस नए तरीके से कम और बुलंद फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासाउंड अमवाज के जरिए लिथोट्रिप्सी के मुकाबले में कदरे तेजी और कम तकलीफ से पथरियों को चिकनाचूर करना मुमकिन है और इब्तिदाई तजुर्बात बहुत उम्मीद अफजा साबित हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के इलाज से टूटी हुई पथरियां किसी तकलीफ के बगैर खारिज हो जाती हैं। नई तहकीक के मुताबिक ये काम सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है और मरीज को बेहोश करने की जरूरत भी पेश नहीं आती। अमेरिकी पुलिस ने छपकलियों का स्मगलर गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में जनूबी कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने 2016 से अब तक 1700 से ज्यादा रेंगने वाले जानवर स्मगल किए, जिनमें मगरमच्छ के बच्चे और मैक्सिको की छिपकलियां भी शामिल थीं। हुकाम के मुताबिक मुलजिम जॉयस मेनुएल को मैक्सिको के साथ वाक़ई सरहद से गुज़िश्ता माह हिरासत में लिया गया था। सरहद पर गश्त करने वाले एहलकारों को स्मगलर के पास 60 के करीब छिपकलियां और सांप छोटी थैलियों में बंद मिले, जो ये शख्स जैकेट, पतलून की जेबों और कमर के गिर्द छुपाए स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहा था। हुकाम के मुताबिक स्मगल किए जाने वाले इन जानवरों में चंद ऐसे भी थे जो मादूमी का शिकार हैं।